दोस्तों नमस्कार। ड्रीम जुडिशरी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा झारखंड का बैच चल रहा है, लेकिन हमने पहले डेमो पार्ट डाला था जिससे आपका इंटरेस्ट पता चले। तो हमें इंटरेस्ट से पता चला है कि आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम आ चुके हैं हमारे एविडेंस की लेके बाहर। मतलब बाहर ऐसी कि अब एविडेंस को हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि हो सकता है इसके बाद हमें जो नया अमेंड है वो इन्फोर्स हो जाए और हमें वो पढ़ना पड़े। तो झारखंड का नोटिफिकेशन पहले आया था, इसलिए हमें उसको करना है। हाँ, इसका यूज छत्तीसगढ़ में कंपैरिजन मेथड में आप कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर इन्फोर्स हो गया एक्ट तो हो सकता नया वाला आ जाए, और अगर नहीं हुआ तो हो सकता कंपैरिजन बेसिस क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एग्जाम का लेवल का तो हमें पता नहीं है। एग्जाम में एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना पढ़ने वाले के पास ना पढ़ाने वाले के पास, है ना। लेकिन आप लोगों की मेहनत आपके हाथ में है, हमारी मेहनत हमारे हाथ में है। जितना पॉसिबल हो सकता है अपन उतना काम करेंगे। तो रेडी करें स्टार्ट। चलिए हम करते हैं स्टार्ट एविडेंस एक्ट। आज हमारा एविडेंस एक्ट का वापस से हम सिनेरियो बनाते हैं और हमें किस हिसाब से इसको डील करना है उसको देखते हैं। देखो, एविडेंस एक्ट पढ़ने के लिए जब भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जब हम भी डील करते हैं तो हमें पार्ट 3 पढ़ने मिलते हैं। पार्ट 3 जब हम भी पढ़ते हैं तो पार्ट 3 जो भाग 1 भाग 2 भाग 3 है वो डिवाइडेड रहते हैं। अब भाग 1 अगर मैं बात करूं कि अगर आपको भाग 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, आप तो सीधा जनरल प्रोविजन पे आओ। जनरल प्रोविजन इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि एविडेंस अगर जनरली आप अगर एविडेंस की तुलना करो, अगर कोई भी चीज को आप क्राइम पे चले जाओ तो क्राइम पे कोई भी चीज जब मिलती है सीन ऑफ क्राइम पे तो आप क्या करते हो? आप करते हो रिलेवेंट। क्या करते हो आप? रिलेवेंट करते हो चीजों को। क्या करते हो? रिलेवेंट करते हो, मतलब रिलेवेंसी देखते हो। पहली चीज कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली तो आपकी रिलेवेंसी होनी चाहिए। पहली है रिलेवेंसी। पहला आपको सुसंगति देखते हैं, रिलेवेंसी देखते हैं। दूसरी चीज एविडेंस में आप क्या देखोगे? किस तरीके का एविडेंस है और हम उसे किस तरीके से प्रूफ कर पाएंगे, यही चीजें देखोगे ना। तो दूसरा हम अगर माने कि दूसरा हम ये देखेंगे, एविडेंस देखेंगे और उसको प्रूफ करने के तरीके जो आपको एविडेंस में देखेंगे कि वो किस तरीके से रिलेवेंट मानेंगे, किस तरीके से उसको सुसंगत मानेंगे, ये वाली चीज देखेंगे। और तीसरी चीज विटनेस वगैरह जो आते हैं उनका जो एग्जामिनेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है, क्या चीज हम एडमिसिबल करेंगे, क्या चीज हम इनएडमिसिबल करेंगे, ये सब चीजें हमें एविडेंस में देखने मिलती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो आपका विटनेस और जो आपका एग्जामिनेशन है, ये तीन चीजें आपके एविडेंस को एक एविडेंस एक्ट बना देती हैं, एक एविडेंस एक्ट बना देती हैं। समझ में आया बात? अब बात करते हैं इनकी। किनकी? इनकी। एक विटनेस और एग्जामिनेशन में, विटनेस का जब एग्जामिनेशन आता है जाता है, आपने पढ़ा तो होगा, तो इनके लिए क्या बना है? इनके लिए बना है सबसे बेस्ट बर्डन ऑफ प्रूफ। और जब बर्डन ऑफ प्रूफ बना है तो ये कहां से कहां तक है? 100 लेके 114 ए तक है। ये आपको जनरल प्रोविजन याद है, बस मैं लिखवा रहा हूं जिससे प्रॉपर वे में आपके नोट्स बने। ये चार तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसको। 101 से 104 आपके जनरल चीज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जनरल चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। 105 से जब हम 111 पे जाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। अब आप सोच रहे होगे पीछे से, हाँ मेन तो यही है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपको प्रूफ करना है। ये स्पेशल है कुछ, ये क्या है? कुछ स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है। इसके बाद 111 ए से लेके 114 ए, ये चीज क्या है भैया? ये है प्रिजम्पशन। ये क्या है भैया? प्रिजम्पशन है। अब एविडेंस आपको पता ही है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, डॉक्यूमेंट्री, ओरल, ये सब आपको पता है कि नहीं है? है ना। तो ये वाली चीजें कहां दी? तो ये वाली अपन जब हम देखते हैं तो 59 60 में, डॉक्यूमेंट जब हम देखते हैं तो 61 to 90 ए, 90 ए जो भी है इसमें चला जाता है।
आपको प्राइमरी सेकेंडरी 62 63 ठीक है कि नहीं है? बढ़िया है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, इसके बाद इसी में जब आप जाते हो डॉक्यूमेंट में तो आता है आपका पब्लिक, और कौन सा आता है आपका प्राइवेट। ये डॉक्यूमेंट में जाते हैं। तो पब्लिक कहाँ पे दिए हैं, पब्लिक कहाँ डिफाइन है आपके 74 में, और क्या बोलते हैं प्राइवेट आपके, पब्लिक आपके 74 और प्राइवेट 75 में। समझ में आई बात कहानी? मेरे ख्याल से तो आपको आ रहा होगा, ऐसा नहीं है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाली चीज समझ में आई। अब रिलेवेंसी की बात कर ले तो रिलेवेंसी तो आपको 1 से लेके 55 तक आपको देखने मिलेगी, सॉरी 5 से लेके 55 तक आपको देखने मिलेगी, 5 से लेके 55 तक आपको देखने मिलेगी, 5 से लेके 55 तक आपको देखने मिलेगी रिलेवेंसी। ठीक है, देन इसके बाद अब हम अगर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इन सब चीजों को कैसे पढ़ें, तो यही तो आपकी क्लास में होना है अब, कि ये जो आपका ये जो पैटर्न हमने बनाया है अब इसको डील कैसे किया जाए। देखो, इसके अलावा भी स्टॉपल वगैरह हो गया, विटनेसेस के एग्जामिनेशन हो गए, प्रिजम्पशन की हो गई, मे प्रिज्यूम सेल प्रिज्यूम, ये सब चीजें आपको देखनी। आपको सेक्शन याद नहीं करना है, आपको इंडेक्स बेसिस काम करना है। देखो मैंने शायद आपको फर्स्ट क्लास में भी हमने बताया था कि एक इंडेक्स इस तरीके से आप तैयार कीजिए। अगर आप बोले तो मैं भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको भेज दूंगा ये एक इंडेक्स इस तरीके से। अब आप अगर मुझसे बोलेंगे सर 2 घंटे में 3 घंटे में करा दो, तो पक्का मैं एविडेंस करा दूंगा, लेकिन उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं होता। 2-3 घंटे में अगर मैं पढ़ा भी दूं ना, तब भी रीड आपको ही करना है, सब चीजें आपको ही करना है। तो मतलब अगर मैं 4 दिन अगर एविडेंस ले लेता हूँ तो आपका एविडेंस भी अच्छा हो जाएगा, है ना? इस पे हम काम करने की सोच रहे हैं, और इस पे ही हम काम करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो थोड़ा अच्छे से करें। एक भागम भाग के चक्कर में ऐसा ना हो जाए, भले एक सब्जेक्ट कम रहे लेकिन जो हम पढ़ चुके उसमें नंबर कटने के चांस नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस पे काम करना है। और एक किसी विद्वान व्यक्ति ने बोला है कि जिस इंसान को पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो एक बार अपनी घर की स्थिति देख लें, अपने माँ बाप का चेहरा देख लें, अपने आप उनका शायद मन लग जाए। हाँ, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिनके यहाँ सब कुछ है, जिनके यहाँ प्रॉपर जमा हुआ सब कुछ है, सिर्फ उनको पढ़ाई करना है, लग गई नौकरी तो ठीक है, नहीं लगी तो बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने जिनके यहाँ सब कुछ है लेकिन मेहनत उनसे भी ज्यादा करते हैं जिनके यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे भी लोग देखे मैंने। तो देखो अलग अलग रहीमन इस दुनिया में भांति भांति के लोग, लेकिन आपको कौन से लोग के हिसाब से चलना है या आपको किस ओपिनियन के हिसाब से चलना है, ये आपका मत है, किसी और का नहीं है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं लेकिन मैं आपकी उंगली पकड़ के चलवा नहीं सकता। मैं आपको बता सकता हूं कि आप ऐसे उठिए, ऐसे चलना करिए, क्योंकि मैं भी बहुत असफलताओं से गुजरा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे असफल नहीं हुआ, मैं भी बहुत असफल हुआ हूँ चीजों में, और इन्हीं चीजों से सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा हूँ। और यहाँ तक पहुंचने का श्रेय भी आपको जाता है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते, आप लोग अगर इतना नहीं करते, तो हम शायद यहाँ पे भी नहीं पहुंचते। और थोड़ा और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा और आगे जाएंगे, है ना? ऐसे हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो अद्भुत होता है, बहुत ही अद्भुत होता है। अपने आप में बहुत ही, क्या बोलते हैं उस चीज को, वो वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे, बहुत प्यारा रहता है टीचर और स्टूडेंट का। मतलब सबसे अगर प्यारा रिश्ता बोला जाए तो यही होता है, एक टीचर और स्टूडेंट का, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। कोई स्वार्थ ना स्टूडेंट का टीचर से, ना टीचर का स्टूडेंट से। टीचर हमेशा स्टूडेंट के बारे में सिर्फ ये सोचता है कि ये बन गया तो फिर उसका ये रहता है कि मेरे को चिंता ना हो, ये बनता है। जबकि ना उस स्टूडेंट उन टीचर को सैलरी देता है, और कल के दिन अगर अधिकारी पोस्ट पे बैठ गया तो ना टीचर का भी फोन, अगर हाँ कोई है अच्छा फेवरेट चीज है वगैरह के सर हैं तो सर हैं, तो वो वाली चीज रहती है। नहीं तो फिर बोलेंगे सर का कॉल आ रहा है, बाद में बात कर लेंगे, इस तरीके से बातें होती है। तो सर बुरा नहीं मानते उन सब चीजों का, लेकिन है फैक्ट है कि बिना स्वार्थ के स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है वो एक ही है, वो यही यही बस। मेरा थोड़ा सा स्वार्थ है, बाकियों का पता नहीं। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ी सी तरक्की करने में, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना नहीं होगा, और आपकी तरक्की में ही मेरा स्वार्थ छिपा है।
ठीक है, चलिए ये सब थी थोड़ा सा भावनात्मक बातें हैं। आप लोग अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है, बाकी तो कोई बात ही नहीं, हम चल ही रहे हैं आपके प्यार के साथ, आपके सपोर्ट के साथ। चलिए, देन इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के पहले कोई एक्ट था? बिल्कुल था भैया, 1726 का चार्टर एक्ट जो आपका है, इसमें जो इंग्लिश कॉमन लॉ है, ठीक है, उसमें था, लेकिन वो हटाया क्यों? वो हटाने का रीजन ये है कि भैया उसमें कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, मतलब यूनिफॉर्म नहीं था वो, इसलिए जजेस ने क्या किया, जज क्या करते थे, अपनी मनमानी चाहते थे, मनमानी चलाते थे, इसलिए दो कमीशन बिठाई गई। दूसरी कमीशन में फिर भैया 1871 में जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, सर जेम्स स्टीफन, है ना, इनने ये कमीशन आए और 31 मार्च 1971 को ड्राफ्ट तैयार किया और 1 सितंबर 1872 को ये क्या हो गया, इनफोर्स हो गया। पूरी बात समझ में तो आपको आ गई, लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लो, जनरल चीज प्रोविजन है, आपके झारखंड में ऐसा पूछने वाला नहीं है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, एविडेंस एक्ट अगर पूछा जाए तो सर जेम्स स्टीफन है। इन्फोर्समेंट और एनेक्टमेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो आपका इन्फोर्समेंट डेट आपकी क्या है, एनेक्टमेंट डेट आपकी क्या है, 15 मार्च 1872 है, और इन्फोर्समेंट जो डेट है वो आपका 1 सितंबर है। 15 मार्च 1872 और इन्फोर्समेंट डेट, ठीक है, कहानी समझते जाना। आगे आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा समझते हैं इसकी कहानी को। एविडेंस एक्ट एक्ट नंबर कितना है, एक है, पार्ट कितने हैं, तीन है, सेक्शन कितनी है, 167, और कुछ बचा, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, बिल्कुल कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, और एंट्री नंबर कितना है, एंट्री नंबर हर एक्ट का याद रखना, 12 है एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 12, ठीक है। चलो ये तो था जनरल, आ जाओ थोड़ा सा नेचर पे बात कर लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के नेचर क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट का नेचर, एक तो पहला चीज प्रोसीजरल नेचर है। कैसा नेचर है? प्रोसीजरल है। दूसरा नॉन एग्जॉस्टिव नेचर है, प्रक्रियात्मक विधि है, पूर्ण नहीं है कि पूर्ण है, नॉन एग्जॉस्टिव है। तीसरा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। चौथी वाली चीज जो है लेक्स फोरी, आपने सुना ही होगा, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक लेक्स फोरी एक लेक्स लॉकी। लेक्स फोरी मतलब होती है आपकी जहां ट्रायल चल सकती है वहां का लॉ एप्लीकेबल होगा, मतलब देशीय विधि है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर। चलिए, अब देन इतना तो था, ये जनरल इंट्रो पार्ट था। अब हम पीडीएफ खोलेंगे और पीडीएफ के थ्रू हम इसको डील करते हैं ना, इससे आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कम हो। चलिए, भाग एक, सबसे पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक्ट नंबर एक है। तीन चीजें हम इसमें देख रहे हैं। पहली चीज, तीन चीजें, ठीक है, इस तरीके से भी पढ़ा सकता हूं, और आपको अगर पैटर्न वाइज पढ़ना है तो वो भी पढ़ लेना। समेकन, परिभाषित और संशोधित। कोई भी जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, डील करते हैं, तो समेकन, परिभाषित और संशोधित होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर मैं बात करूं कि अकेला यही लिखा है, अब इन तीन चीजों का मीनिंग आपको पता है, समीकरण, परिभाषित, संशोधित, मतलब कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, अन्य लॉ के बीच में फिट हो जाता है। कंसोलिडेटेड सीआरपीसी को भी मिलाया, आईपीसी को भी मिलाया, इसको मिलाया, सबको मिलाया, कंसोलिडेटेड फॉर्म में है। उसके बाद परिभाषा दी गई है, अमेंड कर सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है तो इसमें 100% अमेंड होगा, ठीक है।
पार्लियामेंट बाय लॉ करेगी, लेजिस्लेचर कर सकती है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद संक्षिप्त नाम विस्तार के बारे में बात करते हैं। देखो आपका समय भी बचाए और थोड़ा सा हमारा आप डायग्राम मेथड भी देखते हैं। चलिए, एक तो ये मच्छर, रात के लेक्चर में एक ही दिक्कत है, एक ही दिक्कत है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है। लोंगर एग्जिस्ट, क्या दिक्कत आ रही है? चलिए, दिख रहा है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए यार, है ना? दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। गलत बात, दिखना चाहिए। दिख रहा है ना? दिखना तो चाहिए यार। चलिए, आ जाइए। क्या है सेक्शन फर्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। किस पे बात करते हैं? सेक्शन फर्स्ट पे। सेक्शन फर्स्ट हम डील करते हैं। क्या है सेक्शन फर्स्ट? संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ के बारे में बात करता है। और ये जरूर याद रखना कि 1872 लास्ट में लिखा है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे कि जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में 1860 पीछे नहीं लिखा है, भारतीय दंड संहिता के लिए लिखा है, लेकिन हर एक्ट में ये वाली चीज हमें देखनी है और नोटिस भी करना है उस चीज को। ठीक है, दोनों चीजों पे हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, और इसी में हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये भैया एप्लीकेबल किस पे है और किस पे नहीं है, किस पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। तो हम देखते हैं, आइए। पहली चीज एप्लीकेबल देखेंगे, और दूसरी चीज नॉन एप्लीकेबल देखेंगे कि एप्लीकेबल क्या है और नॉन एप्लीकेबल क्या है। चलिए, तो हम डील करते हैं इस चीज को। एप्लीकेबल भैया ऑल ऑफ इंडिया, मतलब होल ऑफ इंडिया पे क्या है? एप्लीकेबल है क्या नहीं है? बिल्कुल है भैया, इंडियन एविडेंस है, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया ये ऑल जुडिशरी, सभी जुडिशरी पे, किसी भी कोर्ट के सामने चल रही प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल होता है। और कोर्ट मस्ट शैल बी अप्लाई, और कोर्ट मस्ट शैल बी अप्लाई, बट जे एंड के बी। ठीक है, 31 अक्टूबर 2000। ठीक है, नॉन एप्लीकेबल किस पे होता है? नॉन एप्लीकेबल की अगर मैं बात करूं तो ये भैया आपका आर्मी हो गई, नेवी हो गई, जो आपका एयरफोर्स हो गया, आपका जो क्या बोलते हैं नेवी डिसिप्लिन एक्ट हो गया, इस पे हो गया, एफिडेविट हो गया, इन पे भी क्या नॉट एप्लीकेबल है। आइए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। किसी न्यायालय के समक्ष अंतर्गत आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट और आपका एयरफोर्स एक्ट के अधीन सेना न्यायालयों से भिन्न सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्रवाई को लागू होते हैं, किंतु ना तो किसी कार्य न्यायालय का न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्र को, ना किसी मध्यस्थ के समक्ष, मतलब एफिडेविट भी नहीं लिया, मीडिएटर भी नहीं लिया, इन पे भी नहीं होता, कोई एक्ट भी नहीं लिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन पे भी नहीं लिया। एफिडेविट के प्रोविजन तो आपको याद है कि नहीं? सीपीसी की बात कर लेते हैं, ऑर्डर 19 यार। ठीक है, सीआरपीसी की बात करते हैं तो 295, 296, 297 आपको अगर अच्छे से याद हो सीआरपीसी में, तो ये वाली चीज भी है। और नई भी है तो नई वाली से कंपेयर कर लेना जाके, है ना? तो भी आपको आजू बाजू हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े कहानी को लेके, चलिए। हाँ, तो अधिनियम 2 निरसन हुआ 1938 में, जो आपका सेक्शन 2 है, धारा 2 अनुसूची द्वारा निरसित हो गई, तो ये वाली चीज भी आपको याद रखना है। न्यायालय
क्या बोलते हैं यार, इसको भी एक काम करते हैं, दोनों को एक पंथ दो काज कर ले, है ना। आपका इस पे सूट कौन सा करने वाला है, ये कर जाएगा। चलो ये कर जाता है, तो इसको नीचे भरते हैं। ठीक है। निर्वाचन खंड निम्न पद और लिखित निम्नलिखित भावों के जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रत्यय क्या बोलते प्रतीत ना हो। देखो इसमें टोटल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, कितनी है ये, 10 है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन के बारे में बात करूं, ये कितनी है टोटल, 9। ठीक है, टोटल 10 है और टोटल 9 है। इसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले इसमें बोल दिया कोर्ट, किसके बारे में बात करी, कोर्ट के बारे में बात करी। तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। और अगर आपको आईपीसी में भी पता होगा तो कोर्ट के बारे में उसमें बोला गया है। ठीक है, चलो सीधी सीधी बात, सीधी 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 बात, आ जाओ फटाफट फटाफट कोर्ट पे। कोर्ट कहाँ है, चलो कोर्ट के पहले एक चीज और देख लेते हैं जो सीपीसी में हमें देखने मिलेगी। सीपीसी में पहली चीज जो आपका एडमिसिबिलिटी वर्ड है, उस पर भी चर्चा करें क्या। एडमिसिबिलिटी पे अभी 5 पे चर्चा करते हैं। चलो डेफिनेशन, शायद डेफिनेशन का मैंने डेमो डाल दिया था तो डेफिनेशन नहीं करा रहा मैं, है ना। डेफिनेशन में आप पुराना वीडियो देखो, उस पर डेफिनेशन है, डेमो वीडियो में डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन पे नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं सेक्शन 5 पे। इस पे आते हैं सेक्शन 5 पे। डल चुकी है, डल चुकी है भैया, है ना। माफी चाहूंगा, अगर आप नया वीडियो देख रहे हो तो पहले पुराना देखना पड़ेगा। चलिए चलिए, अरे हाँ ठीक है भैया, आ जा। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या लिखा है, अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति के विषय में। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा बात कार्रवाई में। हर विवादक में ऐसे अन्य तो पश्चात सुसंगत घोषित किए जाते हैं जो अस्तित्व अनस्तित्व के बारे में बात करते हैं। पहली चीज, दो तरीके के तथ्य इसमें दे दिए हैं, एक तो है फैक्ट एंड इशू और एक तो आपके रिलेवेंट फैक्ट है। रिलेवेंसी के बारे में बात करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा। जो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं क्या, ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रिलेवेंट, ऑल रिलेवेंट फैक्ट आर एडमिसिबल, ऐसा। इनको समझने के लिए हम पहले एडमिसिबिलिटी तो समझ लें, तब तो हमें समझ में आएगा। एडमिसिबिलिटी समझते हैं। एडमिसिबिलिटी दो तरीके से हम देखेंगे, एक तो साक्ष्य के बिहाफ पे देखते हैं और दूसरा तथ्य के बिहाफ पे देखते हैं। एक साक्ष्य के बिहाफ पे देखेंगे और दूसरा तथ्य के बिहाफ पे देखेंगे। अगर हम तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो तथ्य हमारे 3 तरीके के देखने मिलते हैं। कैसे देखने मिलते हैं, एक तो हमारा खुद का फैक्ट मतलब तथ्य हो गया, दूसरा हमें देखने मिलता है सुसंगत तथ्य, और तीसरा अगर हमें देखने मिलता है आपका कौन सा तथ्य देखने मिलता है, असंगत तथ्य। यही है ना, बाकी विवादक तथ्य वो अलग चीज। ठीक है, ये वाली चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल जो आपके इसमें दिया है, कैसा दिया है, ये दिया है, हत्या करी, हत्या कारित करने का विचारण किया गया, तो क्या तथ्य विवाह में लाठी मारा, ये सब क्या है, ये सब फैक्ट है भैया। ये सब क्या है, ये सब फैक्ट है। फैक्ट के लिए मैं आपको ये डेफिनेशन इसमें दी है, ये दिखाता हूँ जरा, एक मिनट। ये हत्या का अभियुक्त है, विचारण किया और तथ्य विवादक हो सकते हैं। कार ने खा की मृत्यु की, खा आशय से मारा, गंभीर अचानक प्रकोपन के कारण मारा, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, आपके फैक्ट हैं। और फैक्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं, एक रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है जो कि सेक्शन 5 बोल रहा है, और एक फैक्ट एंड इशू हो सकता है। जो फैक्ट एंड इशू हैं वो रिलेवेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया। जो फैक्ट एंड इशू हैं वो रिलेवेंट होते हैं, होते हैं। जो फैक्ट एंड इशू क्या वो एडमिसिबल होंगे क्या, ऑल रिलेवेंट फैक्ट आर एडमिसिबल, नॉट ना। कोई भी रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल कैसे हो सकता है, नहीं। लेकिन जो एडमिसिबल है वो 100% कोई ना रिलेवेंट
होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल जो आपको जो चीजें समझनी चाहिए वो इस तरीके से है। ठीक है, इसके बाद एडमिसिबिलिटी अगर आप समझे हो और आपको अगर ये समझ में आया हो कि फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटिव एविडेंस क्या दे सकते हैं, हम रिलेवेंट एविडेंस दे सकते हैं। मतलब दोनों का एक ही ऑब्जेक्ट है। एडमिसिबिलिटी का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है रिलेवेंसी दर्शाना, और रेलेवेंसी दर्शा रहा है मतलब कोई ना कोई एविडेंस हमें मिलना चाहिए, कोई ना कोई हमें एविडेंस मिलना चाहिए। चलिए, देन इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं, पहली चीज कि जो फैक्ट होता है, वो फैक्ट जो होता है वो ड्यूली प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एडमिटेड कराना पड़ता है। मतलब कोई भी तथ्य है तब तभी प्रूफ होगा जब उसको हम क्या कर लेंगे, ग्राह्य कर लेंगे उस फैक्ट को, तभी वो क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, और आपको अगर ये वाली चीज अगर अच्छे से याद है तो आपको अगर याद होगा कि सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट जो बोलता है कोर्ट को पावर है वो इररिलेवेंट और रिलेवेंट फैक्ट दोनों को एडमिसिबल कर सकता है, बोलता कि नहीं। इसका प्रोवाइजो जो हम पढ़ते हैं 165 का, तो उसमें लिखा है कि जजमेंट उसके बेसिस पर दे सकता है, उसके क्या दे सकता है, बेसिस पर भी दे सकता है कि भैया जो फैक्ट है वो ड्यूली प्रूफ है, इसलिए दे सकता है जजमेंट, उसके बेसिस पे भी दे देगा। अगर आपको पढ़ा हो, आपने अगर पढ़ा हो, इसका मतलब जो रिलेवेंट फैक्ट है बराबर है लेकिन बराबर नहीं एडमिसिबल फैक्ट। ठीक है, मतलब इसका अगर सिनेरियो अगर मैं बोलूं, मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका ये बोल रहा है कि ऑल रिलेवेंट फैक्ट आर नॉट एडमिसिबल बट ऑल एडमिसिबल फैक्ट आर रिलेवेंट। सभी ग्राहनीय तथ्य जो हैं वो सुसंगत होते हैं, बट सभी सुसंगत तथ्य ग्राहनीय नहीं होते हैं। कुछ कुछ हो जाए तो वो क्लियर है कि नहीं। मतलब अगर तीन पार्ट पे अगर मैं बात करूं जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में, एक लिखा था रिलेवेंट, दूसरा हमने लिखा था दूसरा क्या कौन सा पार्ट लिखा था, एक रिलेवेंट लिखा था, दूसरा हमने लिखा था विटनेस एग्जामिनर, और तीसरा हमने लिखा था डॉक्यूमेंट या एविडेंस वगैरह जो भी है, इनके बारे में बात बोली थी कि नहीं बोली थी। अगर इनको तीन भागों में अगर मैं बांट दूं, इनको तीन भागों में, तो आप इसको किस में बांटोगे, पहली चीज तो आएगा व्हाट आर रिलेवेंट फैक्ट, व्हाट आर रिलेवेंट फैक्ट। दूसरा अगर मैं बांट दूं हाउ आर रिलेवेंट, डॉक्यूमेंट दे रहे हो, प्राइमरी दे रहे हो तो कैसे रिलेवेंट होगी। और तीसरा अगर मैं बांटूं कौन है, बुलाओ उनका एग्जामिनेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं, चेक करते हैं। तो ये सब चीजें अगर तीन भागों में अगर बांट दूं तो इस तरीके से बढ़ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन इसके बाद सेक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ, डेफिनेशन क्लॉज आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम आते हैं सेक्शन सीधा किस पे आते हैं, सीधा 5 पे। किस पे आते हैं, डायरेक्ट 5 पे आते हैं, क्योंकि इन सब चीजों पे बात करने से कोई मतलब है नहीं। चलिए, 5 भी मैं पढ़ा चुका हूँ। 5 किसी भी बात प्रोसीजर में आपको अगर देखने मिले तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साक्ष्य दिया जा सकता है। विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है दो सब्जेक्ट पे। क्या है यार, इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा आसान पड़ जाता है तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो कोई बोले कि क्या है यार ये हिंदी चल रही क्या। तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, इनका साक्ष्य वाद कार्यवाही में, वाद या कार्यवाही में लिखा है ना, वाद या कार्यवाही में अगर ये इनके अस्तित्व और अनस्तित्व
वाद या कार्रवाई में अस्तित्व और अनस्तित्व, अस्तित्व और अनस्तित्व भैया पर दिया जा सकेगा, किसी अन्य पर नहीं। ये मतलब ये जो सुसंगत तथ्य है इनका एग्जिस्टेंस था, ये जो विवादक तथ्य है ये एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, इनके बारे में दिया जा सकता है, तब जाके ये क्या होगा, रिलेवेंट होगा। क्लियर बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लाठी से मार के हत्या कर दी, ये फलाना दिखाना, मृत्यु कार्य करने का आशय था नहीं था, मृत्यु कार्य करने का आशय था नहीं था, ये वाली चीजें आपको पढ़नी है। मैंने बोला ना रजिस्ट्रेशन पे अलग से हम एक सेक्शन लेंगे, मतलब सेशन लेंगे, आपका समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको बढ़ाना नहीं है, आगे इसको बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीधे सीधे आपके जो सेंटर पॉइंट होते हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए और जिनके बिना एविडेंस का लॉजिक थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जो आपको जजमेंट राइटिंग में बहुत सहायता करने वाले हैं, तो इसलिए उस हिसाब से पढ़ो, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हम सेक्शन 6 से लेके 19 तक। आज का सेशन थोड़ा सा थका हुआ हूँ, तो इतनी बात सेक्शन 6 से लेके 16 तक की कर लेते हैं, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। चलिए धीरे धीरे करते हैं। चलो भैया आप साइड में हो जाओ, लास्ट में पढ़ लेंगे, दिक्कत आएगी तो पीडीएफ पढ़ लेंगे, इसलिए तो पीडीएफ खोल के रखिए, कहीं दिक्कत आए आपको एक बार पढ़ के सुना दिया कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो वाली पढ़ाई नहीं है कि पीडीएफ में रीड कर रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, तो आपके पास भी पीडीएफ, आपके पास भी डायरेक्ट है, आप खुद भी कर सकते हो ये वाला काम, ये नहीं, जो हमारा काम है हम वो प्रॉपर करेंगे। पहला है आपका सेक्शन 6, क्या बोलते हैं इसको भाई, क्या बोलते हो आप लोग, रेजिस्टर ना, रेजिस्टे, ये नाम आ गया। सेक्शन 7, 7 में आपको कितनी चीजें दिखती हैं, 1 2 3 4 5, आ जाओ 8 पे आ जाओ। 8 में भी आपको कितनी चीजें दिखती हैं, 1 2 3 4 5। 9 में आपको, 9 पे आ जाओ, 9 में आपको कितनी चीजें दिखती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और भी दिखेंगी अभी, आ जाओ। अब 10 पे आ जाओ, 10 में भी आपको कितनी चीजें दिखेंगी, 1 2 3 4, इसलिए क्योंकि ये पूरा फ्री है, ठीक है, कैसे फ्री है। आ जाइए अब थोड़ा सा मैं रीड करूंगा, आ जाओ इसको रीड करते हैं। सेक्शन 6 कहाँ गया, ये है। ये बोल रहा भैया, एक ही समव्यवहार के भाग में होने वाले तथ्यों की सुसंगति जो तथ्य व्यवहारक तथ्य के ना होते हुए किसी व्यवहारक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं वे एक ही समव्यवहार का भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं चाहे वह उसी स्थान पे उसी समय विभिन्न स्थान पे विभिन्न समय क्या हो घटित हुए हों। इसका मतलब रेसिप्रोसिटी का मीनिंग इन्हें सीधा सीधा क्लियर कर दिया, जो कोई ना कोई कनेक्टिविटी दर्शा रहा हो, खत्म बात। क्या दर्शा रहा हो, खत्म बात। जो आपकी सोच पर निर्भर करता हो, खत्म बात। जो आपके इंसिडेंट पे निर्भर करता हो, खत्म बात। मतलब जो इंसिडेंट पहले हुआ है उस पे और इंसिडेंट के बाद जो आपका एक्ट है उस पे डिपेंड करता हो, वही आपका क्या है, सेम ट्रांजेक्शन है। मतलब घटना के पहले की आपकी एक्टिविटी और घटना के बाद की आपकी एक्टिविटी, ये आपका सेम ट्रांजेक्शन में आ सकता है। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि सहअभियुक्त द्वारा लिए गए जो स्टेटमेंट है, किया गया जो कन्फेशन है, वो किस में आता है। किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हो चारों को एक तरफ से नेन 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 नेन, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट आता है और 30 में भी जाता है, लेकिन उसका आंसर जो आपको लगाना है वो 6 ही लगाना है, कोई और नहीं लगाना है, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन है। क्योंकि अगर आपको आपको उनका कंडक्ट दिखाता है, आपको उनका एक्ट दिखाता है, आफ्टर और बिफोर, पहले का और बाद का, ये चीज आपको डिफाइन अगर हो गई तो आप सेम ट्रांजेक्शन में कभी गलत नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर बात है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। पहले मतलब अगर मैं बात करूं 6 के बारे में, पहले तो देखो इनका जो प्री का जो टॉपिक है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकल रहा है, इसमें निकल रहा है रेस्ट जस्ट को हम मानेंगे आफ्टर और बिफोर इंसिडेंट, डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम, या सेम प्लेस और सेम टाइम, ये वाली चीज, ठीक है। मतलब ये क्या होने चाहिए, कनेक्ट तो होने चाहिए ना यार ज्यादा, ये कैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए कनेक्ट,
वो कनेक्ट किससे, फैक्ट से। अभी आराम से बनाते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ हो जाए, इसके बाद बढ़ना है। वे तथ्य जो व्यवहारिक तथ्य के प्रसंग हेतु परिणाम है, वे तथ्य जो व्यवहारिक तथ्य के प्रसंग हेतु परिणाम है या वस्तु स्थिति घटित करते हैं अंतर्गत घटित हुए हो ना हुए हो या संव्यवहार का अवसर मिला हो, इसके बारे में बात करता है। 8 बात करता है हेतु तैयारी पूर्व के पश्चात का आचरण के बारे में। व्यवहारिक तथ्य सुसंगत तथ्य का हेतु पूर्व के पश्चात तैयारी घटित करता है, सुसंगत है। वाद या कार्रवाई किसी पक्षकार के अधिकर्ता वाद या कार्रवाई के बारे में या उसमें व्यवहारिक तथ्य सुसंगत तथ्य के बारे में, आचरण आचरण की वृद्धि यदि कोई एक्सप्लेनेशन इसका बहुत अच्छे से समझेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं 9 पे। चलिए, तो 9 के बारे में लिखा सुसंगत तथ्य स्पष्टीकरण या पुनःस्थापन के लिए आवश्यक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। चलिए इन पे सब पे बात कर लेते हैं धीरे धीरे। अब इसमें क्या लिखा है आपका, एक मिनट, प्रसंग हेतुक परिणाम वस्तु स्थिति अवसर तैयारी हेतु मोटिव मोटिव, ठीक है। उसके बाद आचरण पहले का और बाद का। देन इसके बाद अभी पीडीएफ फिर खुलना पड़ेगी, है ना, खुल जाएगी, आ जाएगी वो तो। इसके बाद आपका स्पष्टीकरण, अरे ये किस चीज के लिए होगा, आपकी हेडिंग अगर आपने देखी होगी 9 की, क्या हेडिंग है, हेडिंग बोल रहा है भैया सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। सुसंगत तथ्यों के पुनःस्थापन या स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक जो लगेंगे, वो जो आएंगे वो क्या करेंगे, या तो स्पष्टीकरण करेंगे या पुनःस्थापन वाले होंगे या तो सपोर्ट करेंगे, खंडित करेंगे, सपोर्ट, या तो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, नहीं सपोर्ट करेंगे ना, बिल्कुल बात है, सपोर्ट करेंगे। और क्या होगा, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने वाले जो तथ्य हैं वो भी रिलेवेंट होंगे इसमें। इसमें पक्षकार के जो संबंध होंगे वो भी रिलेवेंट होंगे। इसमें जो टाइम प्लेस है, जिस टाइम पे हुआ, जिस टाइम पे प्लेस पे हुआ, वो भी रिलेवेंट होगा। तो ये वाली चीजें इसमें दी गई हैं, किसमें दी गई है, आपके सेक्शन 9 में। मतलब आप अगर इसको याद कर सकते हो सर टायर, किससे याद कर सकते हो, सर टायर से। सपोर्ट, इंट्रोड्यूस, रिवर्ट, टाइम प्लेस, है ना, आइडेंटिफिकेशन या रिलेशन। तो ये वाले जो हैं आवश्यक तथ्य हैं पुनःस्थापन के लिए या स्पष्टीकरण के लिए, तो ये सब क्या होंगे, आपके रिलेवेंट होंगे। देन इसके बाद बात कर लेते हैं हम 10 पे। तो 10 में थिक्स सेड डन राइटिंग, ये सारी चीज आपको पता ही है, षड्यंत्रकारी द्वारा जो कही गई बातें हैं वो सब, इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी बोला जाता है। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी इसको बोला जाता है। अब धीरे धीरे करके हम डील कर लेते हैं इन सब चीजों के बारे में। आइए, तो ये हो गया प्री के लिए कि आपको ये वाली चीजें तो याद रहनी चाहिए। धीरे धीरे अब हम इसको बात करते हैं, आओ। ये भैया सेक्शन 6, रेस जस्टिस। क्या है ये, रेस जस्टिस। अब रेस जस्टिस में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है फैक्ट, क्योंकि किसी भी चीज को रिलेवेंट तब करेंगे जब उसमें कोई फैक्ट हो बहुत सारे, और वो एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हो। वो एक दूसरे से क्या हो भैया, कनेक्ट हो। और वो कनेक्ट इस प्रकार हो कि जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को दर्शाते हैं, किसके, फैक्ट इन इशू के कनेक्शन ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को दर्शाते हैं। मतलब जो तथ्य हैं
वो क्या है, संतक्त हैं, और संतक्त हैं विवादक तथ्य से, जो क्या करते हैं, जो आपके एक ही संव्यवहार के भाग को दर्शाते हैं, एक ही संव्यवहार के भाग से रिलेवेंट हैं, मतलब क्या है वो, रिलेवेंट हैं, रिलेवेंट मतलब सुसंगत हैं, क्लियर है, रिलेवेंट है, तो ये वाली चीज समझ में आई। अब रिलेवेंट है, ये कब रिलेवेंट हो सकते हैं, जब जो एक्यूज पर्सन है, कौन, जो आपका एक्यूज पर्सन है, वो या तो सेम प्लेस या डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्लेस टाइम पे करे, तब तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आई ये वाली चीज। सिक्स में रेस्ट डेस्टे का मीनिंग क्या होता है, थिंग्स डन, थिंग्स डन है, मतलब बिफोर की कंडीशन, आफ्टर की कंडीशन दर्शाते हैं। अब मुझसे केस मत पूछना यार, केस आप लोग पढ़ लेना यार, कि नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ सकते हो ना यार आप लोग केस, रेस्ट जस्टे के तो बहुत सारे केस हैं आपके दिमाग में, है क्या नहीं है, तो ये वाली चीज आपको देखना है केस, ठीक है, केस देख लेना, मेरे पास है वैसे ये वाले, जो आपका पीछे का जो बैक पेज है आपको दिखा देता हूँ, मैं भेज दूंगा, है ना, क्योंकि ये सब आपको भी डील करना है ना, केस लो की अलग वीडियो बना दूंगा, हर संडे संडे डाल दूंगा आप, है ना, तो इस हिसाब से हम मेहनत कर लेंगे, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी ना मुझे दिक्कत आएगी, इस तरीके से हम दोनों चीजें डील कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में, सोचा था कि सब आ जाएगा इसमें, लेकिन नहीं आया। चलिए सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 किसके बारे में बात करता है, वो भी बात करता है किसके, प्रसंग हेतुक परिणाम के बारे में, और प्रसंग हेतुक परिणाम के बारे में आपको ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए। स्टेट ऑफ थिंग, मेन चीज, दो तीन चीजों के बारे में बता रहा हूं, एक तो होता है आपका प्रसंग, कॉज, हेतुक, हेतुक मतलब कॉज होता है, प्रसंग हेतुक परिणाम, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है, आपका ओकेशन होता है, कॉज होता है, और इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट है, ये आपका कॉज है, और ये आपका ओकेजन है। अरे यार ओकेजन तो आपको मेला याद रख लो बस, मेला है, और मेले का फायदा हमें उठाना है, और उस पर हमें कोई ना कोई एक्ट करना है, तो ये एक ओकेजन हुआ। बर्थडे है, बर्थडे जैसे आपने नाटकों में देखा होगा, बर्थडे ऑर्गेनाइज कर देते हैं उसको मानने के लिए, तो ये ओकेजन का फायदा है। और इसका जब थोड़ा सा अंदर आपको देखने मिलेगा ओकेजन का, अपॉर्चुनिटी से, किससे मिलेगा, अपॉर्चुनिटी से, ये अवसर होता है, एक होता है प्रसंग और एक होता है अवसर, ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा ओवरलैप कर जाते हैं, कैसे कर जाते हैं ओवरलैप, अगर आपको याद है डेली रूटीन की जो चीजें हैं, वो डेली रूटीन की चीजें अगर आपको पता है कि ये डेली 8 बजे जाता है, तो ये एक आपके पास एक अवसर है कि उसकी दवाई में कुछ मिला दो, उसके खाने में कुछ मिला दो, ये अवसर की श्रेणी में आता है, ये ओकेजन थोड़ी है, ये ओकेजन नहीं है कि हम 8 बजे बाहर जाते तो आप हम डांस करने लगो और भी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर दो, इस तरीके से नहीं, ये ओकेजन और अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा अंतर है। और दूसरा आपका मिलता है इसी में स्टेट ऑफ थिंग, और स्टेट ऑफ थिंग का मीनिंग ये है, वस्तु स्थिति का मीनिंग, कि उसका एक्ट बताता है, उसको क्या बताता है, एक्ट हैज बीन एक्यूज, एक्ट जो एक्यूज करने वाला है वो आपको स्टेट ऑफ थिंग से पता चल जाता है, तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद सेक्शन 8 पे हम चर्चा कर लेते हैं, सेक्शन 8, सेक्शन 8 पे हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, आइए सेक्शन 8 को हम करते हैं थोड़ा सा डील। देखो बेयर एक्ट पढ़ चुके हैं ना 8 तक, 9 तक भी पढ़ ली, 10 तक भी पढ़ ली, आज हम थोड़ा सा कम ही करेंगे, है ना, लेकिन कल से हम एक एक दो दो घंटे की वीडियो इस पे एविडेंस बनाते रहेंगे, जिससे आपको कवर हो जाए। सेक्शन 8, सेक्शन 8 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सेक्शन 8 अगर आपको पता है क्या लिखा है, सेक्शन 8 में तीन चीजें हैं, फैक्ट शुड बी और कॉन्स्टिट्यूट, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट,
मोटिव सब्सिक्वेंट कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। देखो यार, समझो मोटिव, तुम इधर आओ, अरे यार तुम अकेले आओ, अकेले कैसे लाएंगे इसको? सीख रहा हूँ ये, है ना, तो मजाक नहीं उड़ाएगा हमारा। हम्म, वाह, तुम तो भाग ही जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला। चलो सेक्शन 8, मोटिव कंडक्ट, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। मोटिव क्या होता है? मोटिव क्या होता है? और एक होता है कॉज, अभी पढ़ के है ना। इसी व्यक्ति का मोटिव देखेंगे और इसी व्यक्ति का हम कॉज देखेंगे। कैसे देखेंगे? आप बोल रहे व्यक्ति तो व्यक्ति जैसा लग ही नहीं रहा है, आपको नहीं दिख रहा, मुझे बहुत अच्छे से वो दिख रहा है। देख, डिजिटल बोर्ड का यही तो फायदा है, किसी भी चीज को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक, मोटिव और कॉज दोनों में अंतर है। कैसा? सिविल जज निकालना आपका कारण है क्या? नहीं, ये आपका मोटिव है, ये आपका मोटिव है, आपका रीजन। कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है किसी इंसिडेंट के कारण अब आपको ये वाली चीज करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक आर वर्सेस रिचर्डसन का अगर केस अगर आपको याद है, उसमें उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है, इस कारण से वो उनको मर्डर कर देते हैं। तो उनके पास कारण था मर्डर करने का, कि उनकी समाज में क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। ये उनके पास कारण था, इसलिए उन्होंने मर्डर कर दिया। लेकिन मोटिव था क्या कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं मर्डर कर दूंगा? नहीं। मतलब मोटिव क्या होता है, शुरुआत से निर्मित होता है। कारण क्या होता है? कारण कभी भी बनाया जाए। हमारा मोटिव है कि हम सिविल जज निकालें, हमारा कारण नहीं है कि इस कारण से मैं सिविल जज निकालना चाहता हूं। पैसा कमाना, कोई भी पान की टपरी वाला भी पैसा कमा लेता है, पोहे के ठेले वाला भी पैसे कमा लेता है, हो सकता है सिविल जज से ज्यादा पैसे कमा ले, लेकिन रेपुटेशन वाली बात आ जाती है, इज्जत वाली बात आ जाती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी सिविल जज बनने पे मिलेगी, पान के ठेले चलाने पे नहीं मिलेगी, चाय की टपरी खोलने पे नहीं मिलेगी। समझ रहे बात को? तो आपके पास मोटिव है, कारण नहीं है। आपका मोटिव ही है जो आपको वहां तक पहुंचा रहा है, आपका कोई कारण नहीं है। आपका एक कारण ये हो सकता है कि थोड़ा सा लॉ कर लिया, तो आप एक कारण है कि सिविल जज देके देख लो, तो ये कारण बनता है। समझ रहे बात को? अगर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ठीक है, मतलब दोनों का अगर चीजों की अगर मैं वास्तविकता की बात करूं, एक होता है हेतु और एक होता है हेतु, तो यही है वो हेतु और हेतु, हेतुक हेतु, नहीं हेतु हेतुक, हेतु कभी भी, लेकिन हेतु ऑलमोस्ट। आपका मोटिव एक बार बन गया कि मुझे इस इंसान को बदला लेना है, ये करना है, तो वो आपका मोटिव है, शुरुआत से बना हुआ है। लेकिन कारण, कारण क्या होता है? कारण बनाए जाते हैं, कारण होते हैं, मोटिव आ जाता है, बनाया नहीं जाता। अब मेरा मोटिव है, मेरा इंटेंशन है, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको मारूंगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ
आगे थोड़ा सा अगर कोई डाउट वगैरह हो, इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ज़्यादा फँस जाएँगे, इसलिए इससे बाहर निकलते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये हो गया। एक कंडक्ट होता है प्रीवियस और आफ्टर सब्सिक्वेंट कंडक्ट बिल्कुल होता है। एक घटना को अंजाम क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस अगर आपको याद होगा कि घटना के पहले का कंडक्ट कंडक्ट से बता देती है कि इशारे में कि ये है बंदा, इसने मारा, तो 8 में रिलेवेंट हो जाता है। होता कि नहीं होता है? एक आपको केस याद होगा, रेप केस है, नाम याद नहीं आ रहा, एक लड़की के साथ रेप होता है, वो 4-5 घंटे अपनी माँ को बताती है रो-रो के, फिर 5-5 घंटे बाद जाती है, तो इसका मतलब ये सेम ट्रांज़ैक्शन का पार्ट नहीं होगा, 4-5 घंटे उसने क्या किया, लेकिन ये कहाँ होगा, ये आपको आफ्टर सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखा देगी ना, घटना की पहले का कुछ और था, बाद का तो 8 में रिलेवेंट होगा, ये 6 में नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको डील करना है पूरे। ठीक है? इसके बाद 9 पे बात करते हैं, तो 9 में आपको 7-8 चीज़ें जो आपकी हैं, मतलब आपकी जो 7-8 चीज़ें जो दी गई हैं, पुनर्स्थापन, स्पष्टीकरण, प्लेस, आइडेंटिफिकेशन, रिलेशन ऑफ पार्टी, एक्सप्लेनेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करूँ कि इसको डील किसके साथ करते हैं, तो इसको देखो, ये जो आपका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वाली जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आपको एक तो 54 ए सीआरपीसी, इसके साथ रीड विथ करना है आपको आईईए की सेक्शन 9, और 9 में आपकी 7 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 7 चीज़ें। कितनी चीज़ें? 7 ही तो हैं। एक तो आपका एक्सप्लेनेशन है, एक तो आपका इंट्रोडक्शन है, एक तो आपका रिवर्ट और सपोर्ट है, एक तो आपका क्या बोलते हैं टाइम प्लेस है क्या नहीं है टाइम प्लेस? तो यही सब चीज़ें हैं। एक तो आपका आइडेंटिफिकेशन है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपके पास हैं। मतलब अगर इसको याद कर सकते हैं आप, सर क्या हो गए हैं अब? टायर हो गए हैं। सर टायर, ठीक है? ये वाली चीज़। कौन सा अमेंडेड है? 2013 क्रिमिनल अमेंडेड लॉ, क्रिमिनल अमेंडेड है ये वाला, है ना? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पढ़े वाला। चलिए 10 पे बात कर रहे थे। 10 में कुछ नहीं है ऐसा कुछ कॉमन इंटेंशन, जो आपका आपको पता ही है कि किसी भी षड्यंत्र को रचने के लिए एक कॉमन इंटेंशन होता है सबका, और षड्यंत्र बनता है हमेशा +1+1, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर होते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, तो षड्यंत्र उनका सक्सेस हो जाता है। ठीक है? ये वाली चीज़ अगर आपको अच्छे से पता है। लेकिन इसमें जो वर्ड दिया गया है आपका कॉमन इंटेंशन प्रूव करने के लिए, षड्यंत्र प्रूव करने के लिए, एक तो होता है सैड, कुछ बोला हो, थिंग्स कुछ सोचा हो, डन कुछ किया हो, और एक रिटन भी होता है। ये वाली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, थिंग्स सेड डन रिटन। ठीक है? फॉर द फर्दर कॉमन इंटेंशन ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट, जो आप फर्दर कॉमन इंटेंशन जब आप सामान्य आशय के अग्रसर में काम करते हैं, सामान्य आशय के अग्रसर में जब आप काम करते हैं, तब आपको जितने भी जो फैक्ट होते हैं, थिंग्स आर डन, ये सब क्या होते हैं? आपके रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये सब आपके रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका सेक्शन 11 से, क्योंकि सेक्शन 11 अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है। तो इसी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आपको अच्छे लगते हैं वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारी मेहनत से आपकी मेहनत जुड़ी है, इसलिए सपोर्ट करें थोड़ा-सा। अब सपोर्ट करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लाइव आना है, और लाइव आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें 500 सब्सक्राइबर पूरे चाहिए। तो थोड़ा हमें प्यार बनाए रखें, और इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के